हाँ, चलिए। तो आज अपन बात करेंगे कि भैया दो या दो से अधिक स्टेप में अगर रिएक्शन हो रहा है तो ऑर्डर उसमें कैसे कैलकुलेट किया जाए। चलो, तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है जिसको हम लेके चलेंगे। कहता है कि आपको अगर ऑर्डर निकालना है कभी भी, तो उसके लिए आपको सबसे सिंपलेस्ट स्टेप का इस्तेमाल कर सबसे स्लोएस्ट स्टेप का इस्तेमाल करना होगा, जिसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक मिनट रुक जाओ, इको तो नहीं हो रहा है ना? मुझे था फिर आज की सर ज्यादा हो रहा है, सर हो रहा है। हो रहा है क्या? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो अभी इको नहीं होगा। तो अगर अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब है वो रिएक्शन जो एक से अधिक स्टेप में हो रहा है। एक स्टेप में नहीं हो रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। एक स्टेप में अगर हो गया तो हम उसको कहते हैं दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। तो कह रहा है कि एक से अधिक स्टेप में एक रिएक्शन हो रही है, तो आप इसमें ऑर्डर कैसे निकालिएगा? तो हमेशा एक बात जो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा जब कभी भी, चाहे ऐसा नहीं काइनेटिक्स की बात है, प्रैक्टिकली भी हम यही चीज कहते हैं कि कहीं पे भी कोई चीज कितनी स्पीड से चलेगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां पे जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उसकी सिचुएशन कैसी है। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही डिटरमाइन करके हमें बताता है कि भैया अपने पास कोई भी रिएक्शन का रेट किस हिसाब से चलेगा। ठीक है, चलो। जस्ट मैं कैमरा ऑफ कर दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है शायद इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। ओके। ठीक है, चलो, तो फटाफट से देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास दे दिया कोई एक रिएक्शन जहां पे ए जो है ये इक्विलिब्रियम करके बी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये फास्ट है। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम वाली कहानी है, जनरली हम मान के चलते हैं वो फास्ट ही होने वाला है। फिर बी जो है ये कन्वर्ट होने वाला है सी में, और ये एक स्लो स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि जो सी भाई साहब हैं ये अपने पास कन्वर्ट होते हैं डी में, और ये एक फास्ट स्टेप है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पे भी अपन आएंगे। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि बताइए कि अगर आपके पास ए भाई साहब बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए आप ऑर्डर जो है वो कैसे डिटरमाइन कीजिएगा कि भैया क्या ऑर्डर चल रहा है। इस तरह का आपको क्वेश्चन देगा। हमें करना क्या है? हमें करना यह है, दो चीजें हमें दिमाग में रखनी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस दो चीज। पहली चीज कि जो सबसे स्लो स्टेप वाला रिएक्शन है उसको पकड़ना है। चूंकि एलिमेंट्री तो उसके हिसाब से हम रेट लॉ लिख लेंगे। तो यहाँ पे रेट लॉ कैसे लिखेंगे? तो हम बोलेंगे कि भैया
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, सॉरी रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 1। क्यों मैं 1 बोल रहा हूँ? क्योंकि भैया एलिमेंट्री बोल रहा हूँ तो यहाँ इसको सिमेट्रिक, फिर से बोलो। स्क्रीन अटक रही है सर। स्क्रीन अटक रही है, ठीक है, मैं कैमरा ऑफ कर दे रहा हूँ। हाँ चलो, तो कह रहा है कि यहाँ पे आ गया आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 1। 1 क्यों ले रहा हूँ? इसलिए ले रहे हैं अपन 1 क्योंकि हमें पता है कि भैया जब इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर चुका है तो इसका मतलब हुआ कि ये सारे के सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है? अगला टारगेट हमारा ये है कि इस रेट लॉ में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है, जैसे यहाँ एक्चुअल रिएक्शन में देखो तो अपने पास ए प्रेजेंट है और डी प्रेजेंट है, ए इज कन्वर्टिंग टू डी। तो हमें करना यह है कि इसमें जो भी चीजें आपको एक्चुअल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है उसको सब्स्टिट्यूट करने का जुगाड़ लगाना है। वो जुगाड़ हो सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इस्तेमाल करके लगे, वो हो सकता है किसी और तरीके से लगे, बट अपना मकसद बिल्कुल क्लियर है कि उसको रिप्लेस कर देना है उन चीजों से जो चीजें एक्चुअल रिएक्शन में प्रेजेंट है। अब ये मैंने आपको 2 चीजें समझा दी कि निकालते कैसे। अब जरा देखते हैं कि भैया इस पे एक्चुअल क्वेश्चन आता कैसे। तो अपने पास जेई ने एक क्वेश्चन पूछा, मैं उस क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ फटाफट से, जस्ट अ मिनट। चलिए, सो 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या कहता है? अपने से कह रहा है कि भैया बताइए एनो के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो। देखो बोलता है क्या है कि द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन एनो विथ Br2। ऊपर वाले में डबल एरो दिया हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम की कहानी है। बोलता है इट द सेकेंड स्टेप ऑफ इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकेंड स्टेप वाला जो है वो रेट डिटरमाइनिंग है। तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एनो के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो आप कैसे कीजिएगा? क्योंकि सेकंड रेट डिटरमाइनिंग है और हमें पता है एलिमेंट्री है, तो इसके हिसाब से हम लिख लेंगे। चेक करेंगे, रुक जाए, आंसर अभी नहीं बोलो, पहले जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनको बता दो। तो आप इसके हिसाब से रेट लॉ लगाइए। चूंकि आपको पता है कि रियल जो रिएक्शन आपके पास हो रही है उस रियल रिएक्शन में आप इसको करना क्या है कि एनो और Br2 का यूज करके आपको NOBr बना लेना है। यहाँ पे NOBr2 नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब आपको NOBr2 को रिप्लेस करना है विथ NO और Br2, और NOBr कोई भी चलेगा लेकिन NOBr2 नहीं चलेगा। तो आपको इस चीज को रिप्लेस करना है और फिर बताना है कि NO की पावर क्या आएगी। फटाफट से सोचिए, कुछ लोगों ने सॉल्व कर भी लिया है लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, बाकी जनता सॉल्व कर ले। वक्त दो, ट्राई करो, क्वेश्चन बढ़िया आइए, करिए, ट्राई कीजिए फटाफट से। बिल्कुल ठीक है। मुकेश, आकाश, समृद्धि, ईशिका, जोया, अंकुश, बिल्कुल करेक्ट आपने सॉल्व किया। मुस्कान बढ़िया, चलो ठीक है। तो काफी जनता इसको सॉल्व कर चुकी है। रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन का ही ऑर्डर होगा, मतलब बिल्कुल पूजा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है हम उसी के हिसाब से रेट लॉ लिखते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसमें जो एनो का पावर आएगा वही ऑर्डर हो जाएगा। उसमें जो अननोन क्वांटिटी है आपको किसी नोन एक्चुअल रिएक्शन के नोन क्वांटिटी से सब्स्टिट्यूट करना है, बस दिमाग में यही लेके चलना है। हाँ संध्या, बिल्कुल मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, आप भी हैं बिल्कुल। चलिए, दिल पे ले लेते हो या तुम लोग। चलो ठीक है, तो करते हैं फटाफट से। तो अपने पास कहानी क्या कह रहा है कि ये जो सेकेंड वाला है दैट इज RDS स्टेप। ठीक है, तो हम इसके लिए रेट लॉ लिखते हैं। सो इसके लिए रेट लॉ हो जाएगा K मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr टू द पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। अब हमें अच्छे से पता है कि NO तो एक्चुअल रिएक्शन में है, क्योंकि रिएक्शन तो गले फाड़ फाड़ के कह रहा है कि भैया NO और Br2 मिलकर NOBr बना था। तो NO से तो हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है, हमें दुख तकलीफ है इस NOBr2 से।
इस NOBr2 को हम हटाना चाहते हैं। कैसे हटाएं? तो अगर इस ऊपर वाले रिएक्शन को देखो तो हमें दिख रहा है कि भैया यहाँ पे है इक्विलिब्रियम का एरो लगा हुआ। मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या रहा होगा, तो हमें पता है कि NOBr2 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोसिमेट्री डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोसिमेट्री हम कर लेंगे। और यहाँ से ये बात खोपड़े में क्लियर चली गई कि NOBr2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है तो यहाँ से NOBr2 का कॉन्सेंट्रेशन आएगा K, चूंकि हम K ऑलरेडी यूज कर लिए तो यहाँ पे K डैश ले लो, तो बोलेगा कि भैया K डैश इंटू NO इंटू Br2। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr2 ये आने वाला है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। अब बस कुछ नहीं करना, इस NOBr2 के कॉन्सेंट्रेशन को उठाना है और यहाँ से लेके यहाँ पुट कर देना। जैसे यहाँ पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भैया जो आपके पास NO एक यहाँ पे भी है और NO एक यहाँ पे भी है, तो NO का पावर आ जाएगा 2 और Br2 का पावर आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि NO के रिस्पेक्ट में ये सेकंड ऑर्डर है। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, जल्दी से बताओ तो मुझे। LKG का क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करो। ओवरऑल ऑर्डर बताओ कि ओवरऑल ऑर्डर 3। चलो बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आया है कि भैया मैकेनिज्म आपको उठा के दे दिया, बोला कि भैया बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जस्ट अ मिनट। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया था के बारे में, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले क्वेश्चन है 2014 का पूछा हुआ, शेयर कर रहा हूँ। कहाँ गया? मुझे बस ये क्वेश्चन देख के बता दो कि सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो अभी करेंगे, हो जाएगा तो आप आराम से घर पे करके लेके आइएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि तुरंत में सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा घुटने पे जोर देना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। देखो बोलता है इसमें के और के डैश को रिलेट करना है, बताइए कैसे रिलेट होगा। बोला है के और के डैश के बीच का रिलेशन चाहिए। देखते हैं हरिओम, और लोगों को भी सॉल्व कर लेने दो। चलिए बढ़िया। रुचि, आकाश, मुकेश, समृद्धि, वंदना, सुमित, ठीक है, लगभग लोगों ने सही सॉल्व किया है। हरिओम वापस से चेक करो। पहले आपको दिया है DN2O5 अपॉन dt, वो KN2O5 के बराबर है, ठीक है।
तो हमें एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि D(N2O5) dt जो है ये होगा, अगर हम इसको रेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/2 इसके आगे में आ जाएगा। NO2 वाले केस में 1/4 आ जाएगा। बस वहां से K को कंपेयर कर लेंगे, हो जाएगा क्या हरिओम? कोई ऐसा इसको लगता है ये नो बॉल बाउंसर चला गया तो अपन बात करें और आगे बढ़े इस यस क्वेश्चन पे? सर, बता दो, समझ में आया। बता दो, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो मैं इस इक्वेशन के लिए ना, मैं रेट लॉ लिखने का प्रयास करता हूँ पूरे पूरे, ठीक है, चलिए। तो हमें पता है यहाँ पे कि अगर हम रेट लिखने जाएं तो रेट अपने पास क्या आएगा, दैट इज माइनस D(N2O5), डब्बा नहीं लगा रहा, चलो लगा दिया बेटा, अपॉन dt। और हमें पता है कि ये आगे में 2 लगा है तो दैट 1/2 इक्वल्स टू प्लस में DNO2/dt, आगे में आ जाएगा 1/4। और ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा रेट लॉ के हिसाब से K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है। अब कहता है कि भैया इसके साथ एक रिलेशन K का एस्टेब्लिश करो, इसके साथ एक रिलेशन K का एस्टेब्लिश करो, और फिर दोनों केस में K को कंपेयर करो। चलो करके देखते क्या होगा। तो अगर इस केस के हिसाब से देखें तो हम बोल सकते हैं D(N2O5) dt ये हो जाएगा, माइनस को हटाते हैं क्योंकि माइनस का कंपैरिजन नहीं कराना चाहते, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो माइनस से अपने को दिमाग नहीं मारना, माइनस अपने को ले आना देना नहीं है, ठीक है। इक्वल्स टू 2 into K(N2O5), ठीक है। सेकेंड वाले केस के लिए क्या लिखेंगे, DNO2/dt इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास आ गया 4K(N2O5). अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि D(N2O5) dt जो है ये K(N2O5) के बराबर है। मतलब एक्चुअली जो ये वाले क्वांटिटी है क्वेश्चन के हिसाब से ये K है। तो मान लेते हैं ना, इनिशियली हमने जो लिया था ये मान लो K डैश लिया था, तो ये मान लो K डैश है, ये K डैश है, नहीं K डैश इसने इस्तेमाल किया, हम कुछ और, हम K डबल डैश इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये अपने पास K डबल डैश है, ये K डबल डैश, ये K डबल डैश। चलो, तो हमें दिख क्या रहा है, हमें दिख रहा है कि 2K डबल डैश ये किसके बराबर है, K के बराबर, यहाँ बोला है ना K(N2O5) के बराबर। और हमें सेकेंड वाले केस में दिख रहा है K डैश किसके बराबर होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4K डबल डैश। अब बोला है कि भैया ये K और K डैश में क्या रिलेशन होगा, हम नहीं बता लेंगे। तो हमें क्लियर क्लियर नहीं दिख रहा है कि भैया ये जो K डैश भाई साहब हैं ये K भाई साहब के डबल है, ठीक है। तो क्या हम बड़े प्यार से नहीं कर सकते, ये दोनों दिख रहा है अपने को कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो भैया अपने पास K डैश जो है ये 2K है। पूजा हो गया क्या सॉल्व, या अभी भी यस दिक्कत है, जल्दी सर। बताइए। समझ में आ गया, बड़े आ गए, चलिए ठीक है, आए कहानी पे आते हैं। एक सेकंड मुझे ऑप्शंस मुझे दे देने दो, जस्ट मिनट। बोलता है कि बताइए Cl2H2S मिलके S2H+ और Cl- बनाते हैं। रेट लॉ आपको लिख के दे दिया, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 पावर 1 H2S पावर 1। बोलता है बताइए इसमें से कौन सा जो है, जो आपको ऑप्शंस दिए हुए A और B, इनमें से कौन सा मैकेनिज्म जो है वो सूट करता है इस रेट लॉ को। जो इस रेट लॉ को सूट करेगा, चेक करो दोनों में से कि भैया किसके हिसाब से रेट लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, बात खत्म, शुरू हो जाइए।
चलिए, तो काफी जनता यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देखते हैं, और भी लोगों को जरा सॉल्व कर लेने दो। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील आ रहा है कि कुछ तो रायता फैलाया हो। हाँ जी, तो काफी जनता ने अपना आंसर बदल लिया है। सुमित, शालिनी, रिशु, मुस्कान। चलो, और भी कुछ लोग जो सॉल्व कर रहे हैं फटाफट से सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रोने गाने वाली बात नहीं है। नीचे के ऑप्शंस देख लेना, ठीक है। ए बी सी डी नीचे में ऑप्शंस दिया हुआ है। ये ए और बी दो मैकेनिज्म प्रपोज किया है और नीचे में ऑप्शंस दिए हैं, बी ओनली, बोथ ए एंड बी, नीदर ए और बी, ए ओनली। चलो ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि लोगों ने रायता ठीक ठाक फैलाया है। तो रुचि, ये बताओ बेटा कि सेकंड वाला जो केस है वो कैसे आपको लगता है कि ये डिफाइन कर रहा होगा। मुझे बताओ, इसका रेट लॉ क्या लिखा आपने। सर क्लोरीन से तो वो है रुचि, ही। यस सर, बोल रही हूँ, क्लोरीन से तो वो है ही स्लो वाले में। HS ठीक है माइनस मैंने उसमें लिख दिया, मतलब इक्विलिब्रियम वाले में तो वो सिर्फ H2S से आ रहा था प्रोपोर्शनल एक बार। बेटा, मुझे एक बात बताओ, क्या उसमें H प्लस नहीं आ रहा है साथ में फ्री में। सर आ तो रहा है, मैंने इग्नोर कर दिया लेकिन उसे। अच्छा, क्यों इग्नोर किया भाई, जब आपको ये थोड़ी पूछा था कि Cl2 के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है, H2S के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है। आप तो ये, आपको तो ये कह रहा है ना कि रेट लॉ Cl2 और H2S को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सर सिर्फ ए होगा फिर। तो ऑप्शन क्या है, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी। मतलब नीचे में डी जो है। चार। हाँ ये सर डी, बस। मतलब ओनली ए ओनली। हाँ जी, और जनता जिसको लगता है कि इसमें तकलीफ है तो जल्दी बताओ। जिसको आपत्ति विपत्ति आ गया इस क्वेश्चन को देख के, समझ नहीं आ रहा है कौन सा जादू हो रहा है। बता दूं? ठीक है पूजा, बता रहा हूँ, चलो ठीक है चलिए। तो दोनों के हिसाब से अपन लिखने का प्रयास करते हैं कि भैया दोनों के हिसाब से रेट लॉ कैसे लिखाएगा। चलो पहले फर्स्ट केस से लिखते हैं, इसके हिसाब से रेट लॉ लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन गला फाड़ फाड़ के कह रहा है कि भैया पहला स्टेप तो है, ठीक है। और स्लो स्टेप के हिसाब से हम रेट लॉ अगर लिखने का प्रयास करें तो हम बड़े आराम से यहाँ पे कह सकते थे कि भैया आपका जो रेट होगा दैट विल बी K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 टू द पावर 1 H2S टू द पावर 1, ठीक है। अब हमें पता है कि रियल रिएक्शन में भी ये Cl2 और H2S है, हमें दिख रहा है कि यहाँ रेट लॉ में भी Cl2 और H2S का ही इस्तेमाल किया है। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। तो पहले वाले में तो कोई किंतु परंतु नहीं है, ये तो हो गया। अब सेकंड वाले में आते हैं, तो हमें दिख रहा है कि पहला वाला फास्ट इक्विलिब्रियम है और दूसरा वाले में बोलता है कि दिस इज द स्लो स्टेप। चलो भैया स्लो स्टेप है, मतलब इसी के हिसाब से कहानी चलेगी, जो रोता गाता चल रहा है स्लो स्टेप वाले के हिसाब से चलेगी। तो भैया हम यहाँ पर रेट लॉ लिखेंगे ऐसे कि Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू HS का कॉन्सेंट्रेशन, HS माइनस का। लेकिन रियल रिएक्शन में तो HS माइनस कहीं है ही नहीं। अपने पास कहानी क्या है कि जो एक्चुअल रेट लॉ आएगा उसमें HS माइनस तो नहीं है, तो हमें HS माइनस को करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट। आसान भाषा में सबसे बेस्ट तरीका ये, सब्स्टिट्यूट कर दो इस नालायक को। चलो करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो ये इक्विलिब्रियम में हमें दिख रहा है कि भैया यहाँ पे इक्विलिब्रियम को देखें तो K बराबर हम लिख सकते हैं H प्लस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन HS माइनस
डिवाइडेड बाई H2S का कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है? हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस HS माइनस को। जैसे इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए करेंगे, H2S को इधर भेजेंगे और H प्लस को नीचे ले आएंगे, और जो अपने पास इक्वेशन बनेगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब मुझे, या फिर ऐसे कर लो ना, ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड कर लो दोनों इक्वेशन को, तो भी HS माइनस चला जाएगा। तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा ना, तो आपको दिखेगा क्या कि यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मान लो ये था K डैश, सेकंड वाला था K डैश, मान लेते हैं कि ये K डैश था, पहला वाला K था, चलो एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डबल डैश बन जाएगा। Cl2 भैया तो वैसे के वैसे रहेंगे, Cl2 भैया की जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे पड़े रहेंगे। HS माइनस की जगह पे ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा, H2S माथे पे आएगा, ऊपर में आएगा, और H प्लस नीचे में आएगा। मतलब जब इसको सब्स्टिट्यूट करने गए तो H2S तो आया, लेकिन भैया इनके साथ साथ बोनस में आपके H प्लस भैया आ गए हैं। और मुझे एक बात बताओ कि क्या रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहा था कि हमको इसमें H प्लस नहीं चाहिए, हमको सिर्फ Cl2 और H2S चाहिए, और इसके हिसाब से तो H प्लस भी आ रहा है, इसका मतलब ये वाला वैलिड नहीं है। हाँ जी पूजा बताइए, समझ में आया? फटाफट से बताओ, समझ में आया नहीं आया? आ गया? और किसी को ऐसा लगता है कि भैया ये समझ नहीं आया, बाउंसर हो गया है? कोई ऐसा इसको लगता है बाउंसर हो गया? फटाफट से बताओ, अपन बात करें वरना आगे बढ़े। आ गया सर। आ गया, चलिए बढ़िया, ठीक है। तो ये अपने पास हो गई कहानी कि मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम कैसे टैकल करेंगे। अब अपन आगे बात करने वाले हैं, दैट इज इंटीग्रल रेट लॉ की कहानी, कि भैया इंटीग्रल रेट लॉ कैसे चलता है। चलो इसके डेरिवेशंस हमने पहले भी पढ़े हुए, 11 12 में भी पढ़े हुए। आज फटाफट से थोड़ा सा पढ़ते जाते हैं सारे ऑर्डर के लिए, और फिर अपन आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। सबसे इंपॉर्टेंट है अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इंटीग्रल पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरोथ ऑर्डर की कहानी क्या, तो कहता है कि अगर आपका R जो है ये P बनने का प्रयास कर रहा था, तो आपके पास जो ये कहानी है कि -dr, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, बार बार डब्बा नहीं लिख रहा, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ सिंपल, dr/dt। ये किसके ऊपर होगा, तो ये इक्वल्स टू होगा आपके पास K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R टू द पावर लड्डू। आप चाहते तो इस dr/dt के जगह पे आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में dp/dt भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम dr/dt ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही बात करता है कि कितना रिएक्टेंट लिए और कितना रिएक्टेंट बचा है। बाकी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा देने लगा कि कितना प्रोडक्ट बन गया है, अगर वो जानने का प्रयास करेगा तो आप dp/dt इस्तेमाल कर लीजिए, कोई समस्या नहीं उसमें, ठीक है। चलिए, तो हमें पता है कि R का पावर 0 है, और R का पावर लड्डू का मतलब हो गया कि 1। तो हम यहाँ बड़े प्यार से कह सकते हैं कि अपने पास ये भाई साहब जो हैं, ये -dr/dt जो है ये एक कांस्टेंट K के बराबर हो गया। अब दोनों साइड करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसको देख के होता है अपना तबीयत खराब। चलो, तो अब हम करने वाले हैं dt को उठाकर राइट साइड में पटक देते हैं, तो -dr इक्वल्स टू kdt। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो हमको पता है कि रिएक्टेंट का, देखो आइडियली हम मान के चलते हैं कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम मानते हैं इसका कि दैट इज R0, और फाइनली हम मानते हैं कि ये भैया पहुंच गए हैं R पे एट एनी टाइम t, जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज R, जो कि टाइम के साथ घट रहा है, ठीक है। चलो, तो अपने पास यहाँ कहानी क्या रहने वाला रिएक्टेंट का, तो भैया ये R0 से शुरू होगा और R तक पहुंचेगा। t का क्या होगा, तो 0 से शुरू होगा और t तक टाइम जाएगा। तो जैसे ही इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें पता है कि भैया dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R। लिमिट लगा लोगे, चूंकि निगेटिव है तो हम चाहें तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं R0 माइनस R इक्वल टू KT। अपना फाइनल इक्वेशन बन गया। निगेटिव था इस वजह से वो अपने पास क्या हो गया कि अपर लिमिट लोअर बन गया, लोअर लिमिट अपर बन गया, बात खत्म हो गया। तो R0 माइनस R इक्वल टू KT अपने पास इक्वेशन बन के चला आया। मुझे फटाफट से बता दो कि कोई ऐसा इसको लगता है इसमें तकलीफ है तो अपन बात करें जल्दी से। बढ़िया आगे, चलिए ठीक है। अब कौन कौन से रिएक्शन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर आते हैं, इसके लिए हम टेबल बाद में देख लेंगे, पहले सारे रिएक्शंस हम देखते जाते हैं एक एक करके, और इनके बारे में थोड़ा समझते चलते हैं। चलिए, तो अब मान लो कि ये आपके पास आ गया कि R0 और R का टाइम के साथ क्या रिलेशन आने वाला है। अब बोल देगा इसी में तकलीफ देने के लिए कि बोलेगा बताओ भैया R और T के बीच का ग्राफ कैसा होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। ग्राफ का कुछ काम करवा लेगा, रोना गाना मचाएगा, बोलेगा बताइए इसमें स्लोप क्या रहा होगा,
किस तरह की आपकी ग्राफ की प्रॉपर्टी रही होगी। चलो तो चेक करते हैं फटाफट से। सो बोलता है एट एनी टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच का ग्राफ कैसा है। चलो तो हमें ये सीधा सीधा दिख रहा है, इस भाई साहब को आर को इधर पटक दे, के टी को इधर लेके चले आए, तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि आर इक्वल्स टू होने वाला है आर नॉट माइनस के टी। और इसको देख के हमको एक बात समझ में आ गया कि वाई इक्वल्स टू है ये एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है और स्लोप जो है वो निगेटिव है। मतलब इसको देखते खोपड़े में ये बात चला गया कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो डाउन साइड आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास स्लोप क्या रहने वाला है, तो हमको इसको देखते ही दिमाग में ये बात हिट कर गया कि अच्छा भैया माइनस के वाले हैं, तो ये अपने पास माइनस के वाले भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, tan थीटा बन जाएंगे, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या रहने वाला है, तो हमको पता है कि भैया जब अपने पास टाइम लड्डू था तो ये कहाँ पे था, तो दिस वाज ऑन द आर नॉट पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ आ गया। इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि हाफ लाइफ क्या होता है। अब हाफ लाइफ का डेफिनेशन आप ऑलरेडी बचपन में पढ़े हुए थे, तो हाफ लाइफ बोल दिया तो आपको आर के जगह पे आर नॉट बाई टू पुट कर लेना है। बोलेगा कि भैया आर नॉट बाई टू होते होते कितना टाइम लगा, वो टाइम जिस टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाए उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो अगर किसने बोल दिया कि भैया बताइए इसमें हाफ लाइफ की कहानी क्या चलेगी, तो आप कहिएगा कि हाफ लाइफ इसमें हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा आपके पास, वो टाइम जिस टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अच्छा ये आर की जगह पे क्या है, आर नॉट बाई टू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर नॉट बाई टू, तो अपने पास बचेगा क्या, तो बेसिकली बच जाएगा अपने पास आर नॉट बाई टू और नीचे में आ जाएगा के। यहाँ पे हमने पुट कर लिया आर नॉट बाई टू, टी की वैल्यू आ गई दैट इज आर नॉट बाई टू के। अब यहाँ से एक बात और हमें भेजे में आ गया कि अच्छा हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हाफ लाइफ जो है वो बढ़ते चली जाएगी, और के से देखिएगा इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो कभी गलती से अगर हाफ लाइफ का के साथ ग्राफ पूछ दे तो हमें समझ लेना है कि हाइपरबोला बना के वहां से कट लेना है। चलिए तो ये अपने पास कहानी हो गया कि भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे चलेगी। नेक्स्ट अपने पास कहानी आती है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और सबसे अधिक जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही बनते हैं, चाहे आप फिजिक्स में उठा लीजिए, केमिस्ट्री में उठा लीजिए, सबसे अधिक आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की कहानी है, ठीक है। चलो तो फर्स्ट ऑर्डर क्या कहता है, ये भाई साहब कहते हैं कि माइनस डी आर बाई डी टी भैया जो थे ये आपके बराबर थे के इंटू आर के, आर का पावर 1 है। अब कहता है चलो इंटीग्रेट करना शुरू करो, अपना पुराना धुराना काम करना शुरू करो, तो बोलता है इंटीग्रेशन शुरू किए, dt को उठा के इधर पटके और r को उठा के इसके पूंछ पे लेके चले आए। चलो तो माइनस डी आर बाई आर इक्वल्स टू हो गया के डी टी। अब दोनों साइड किए इंटीग्रेशन, इधर भी इधर भी, लिमिट लगाएंगे। अच्छा dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन जल्दी बताओ, थर्मल में भी यूज किए थे, फटाफट से बताओ dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैसेज करो जल्दी से। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, चलिए बढ़िया। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, बढ़िया बढ़िया, चलो तो डी आर बाई आर है तो इसका लगा लेते हैं ln r। लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, तो ये आर नोट से लेके आर तक था। चूंकि हमने माइनस लगाया तो माइनस का मतलब लिमिट को हम चाहे तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, और एल एन की तो बचपन से कहानी हमें पता है, हम एल एन के बारे में तो बचपन से जानते। खैर ठीक है, पहले एक स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये अपने पास हो जाएगा आर और ये अपने पास हो जाएगा आर नॉट इक्वल्स टू के टी। और हमें बचपन से पता है कि भैया अगर एल एन के अंदर में एल एन ए माइनस एल एन बी आ गया तो हम उसको क्या कर लेंगे, एल एन ए बाई बी कर लेंगे, प्लस में आ गया तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं लिमिट लगा के डिफरेंस जैसे लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा एल एन आर नॉट बाई आर इक्वल्स टू के टी। तो एक तो अपने पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन के यहाँ आ गई कि एल आर नॉट बाई आर इक्वल्स टू के टी होता है। चलो अगर किसी ने बोल दिया कि एल एन भाई साहब को लॉग में तोड़ दो तो उसके लिए दुखी होने वाली बात नहीं है, 2.303 का इस्तेमाल कर लेंगे, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। एनसीईआरटी को देखोगे या कुछ कुछ बुक में देखोगे तो क्या करता है कि आर नॉट की जगह पे यूज करेगा टर्म ए और आर की जगह पे टर्म यूज कर देगा ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि ए जो आप लिए थे, ए जो आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, और एक्स जो है वो जो रिएक्ट करके खत्म हो गया। तो बेसिकली लिए थे और जो खत्म हो गया उन दोनों का डिफरेंस लिए तो जो बचा है वो है। अब हम इतना मेहनत तो करेंगे नहीं, मजदूरी करने का मन नहीं है अपना, तो हम आर नॉट और आर का इस्तेमाल करेंगे, ए और ए माइनस एक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी अगर कभी आ गया तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए तो कहता है अपने पास अब इस चीज को आप अलग अलग फॉर्मेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो आप चाहो तो एल है, तो हम एक काम करते हैं कि हमें पता है एल का बेस ई होता है, तो हम चाहें तो इसकी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर नॉट बाई आर इक्वल्स टू, ये ई दौड़ के गया इधर, इसको एक लात मारा,
KT को अपने माथे पे चढ़ा लिया तो e टू द पावर KT, एक इक्वेशन ये भी बन के आ जाएगा। 2.303 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां पे आपके पास क्या कहानी आ जाएगी, तो वहां पे आपके पास कहानी आ जाएगा 10 का पावर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है, बाकी आपको ये चीज खुद से भी कर लेनी चाहिए। चलिए, तो मान लीजिए आपको ये दे दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे 2.303 log R0/R इक्वल्स टू KT, ठीक है। अब जब लॉग आ गया तो हमको पता है कि इसके चरणों में कौन बैठा हुआ है, 10 बैठा हुआ है, तो बस 2.303 को इधर लाकर डिवाइड और 10 के माथे में चढ़ा देना है। तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन बन के आ जाएगा R0/R इक्वल्स टू 10⁻⁴ KT अपॉन 2.303। तो ये अपने पास इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है। तो आप जो मन करे उस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, गणित का मजदूरी करना है, जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से अपन देखेंगे। बाकी यहां तक में अगर कोई तकलीफ लगे तो फटाफट से बताओ, अपन बात करें फिर आगे बढ़े जल्दी से, कि फर्स्ट लाइफ का इक्वेशन क्या होगा, ln के फॉर्म में क्या होगा, ln को हटा के अगर आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में दे दिया तो क्या होगा, फिर बात करेंगे ग्राफ के बारे में, चलेगा? बढ़िया, ठीक है। तो अब अपने पास बोलेगा ग्राफ के बारे में। ग्राफ कैसे बोलेगा, वही अपने पास कहानी कि एट एनी टाइम टी जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का उसका वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ, या फिर एलएन वाला ग्राफ बोलेगा। एलएन वाला ग्राफ ज्यादा कॉमन है तो पहले इसी बात कर लेते हैं। तो अपने पास बोल देगा क्या कि बताइए एलएन आर वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा। अब हमने पिछले केस में देखा था कि भैया अगर हम चाहें तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते थे, ln R0 माइनस ln R इक्वल्स टू KT, ये भी तो लिख सकते थे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो, तो हमें यहाँ पे एक बात और समझ में आ गई कि अच्छा ln R बराबर अगर हमें लिखना है, ln R अगर y पे है तो ln R को इधर भेजें, KT को इधर भेजें, तो हमें दिख जाएगा कि ln R0 और KT जो है ये मिलजुल के क्या करेंगे, तो भैया स्ट्रेट लाइन की सरकार बना देंगे। तो चलो फटाफट से आते हैं इधर। तो अपने पास कहानी होगा क्या कि इसको फटाफट से अपन ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, डाउन स्लोप कर लेते हैं, और हमको पता है कि यहाँ पे ये वाला इंटरसेप्ट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ln R0, ठीक है, और ये वाली जो कहानी है दैट इज -K। चलेगा क्या, देख लो एक बार, कोई दुख तकलीफ लगे तो फटाफट से पूछो, अपन बात करें फिर आगे बढ़े। डन है? सर ये -K कहाँ से आया? चलो इधर देखो, इस वाले इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ln R इक्वल्स टू इस वाले चीज को मैंने इधर भेज दिया और KT को इधर भेज दिया, तो -KT प्लस R0 चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर y की जगह पे है तो ये आपके पास m की जगह पे, ये x की जगह पे और ये c की जगह पे चलेगा, तो स्लोप जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -K। डन है क्या बेटा? यस सर। चलो ठीक है, ओके निकी, डन। तो ये आपके पास कहानी हो गया कि आप किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के, आप फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस का कैसे इंटीग्रल फॉर्म लिख रहे होंगे और ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे ये ग्राफ भी फेमस है, ये आपका होमवर्क है, आप ये सोच के बताइए मुझे अगले क्लास में कि अपने पास अगर ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का सीधे सीधे दे तो कैसा बनेगा। ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एट एनी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बोला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो बोलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वॉइस ब्रेक हो रही है, अच्छा होता है थोड़ा सा, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, 2 मिनट बाद बोलूंगा, ठीक है। दो मिनट रुक जाता हूँ फिर बोलता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है ना, चलो बढ़िया। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, ये आपका होमवर्क है फर्स्ट ऑर्डर में, आप ये पता करके अगली क्लास में बताइएगा मुझे, ठीक है। चलो, बहुत लोगों को पता भी होगा बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो अब अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ के बारे में, कि भैया हाफ लाइफ कैसे चल रहा होता है इसका, ठीक है, और फिर आएंगे क्वेश्चंस पे। जैसे हाफ लाइफ अपना कहानी क्या लिखते हैं, एन R0 अपॉन R0/2 इक्वल्स टू K इंटू टी, ठीक है।
सब वॉइस ब्रेक हो रही है। चलिए मैं रुक जाता हूँ, शायद इंटरनेट स्लो हो गया होगा किसी वजह से। 2-3 मिनट बाद बोलता हूँ मैं, ठीक है? चलो। अभी सही आ जा रहा है? अच्छा, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट बाद बोल रहा हूँ तो आवाज सही होने लगी। क्या बात है यार, ये गजब है, ये अलग ही तबाही है इंटरनेट का। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक्चुअली बाहर में हूँ, यहाँ पे वाईफाई सही नहीं चल रहा है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपने पास कहानी क्या है, बोला कि भैया हाफ लाइफ की कहानी कैसे चलेगी। सो बोलता है अपने पास ln R0 अपॉन R0/2 के टी हाफ हो गया अपने पास। तो हम यहाँ बड़े प्यार से कह सकते हैं कि भैया ये R0 भैया R0 भैया कैंसिल हो गए। तो हमें दिख रहा है दिस इज ln2 इक्वल्स टू के इंटू टी हाफ। तो आपके पास टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, ln2/k। ln2 का तो हम बचपन में रट्टा मारे थे एलकेजी में कि भैया ln2 की वैल्यू होती है 0.69। तो हम यहाँ बोल सकते हैं दैट इज 0.69 डिवाइड बाई के। तो यहाँ पे आपके पास टी हाफ की वैल्यू आ गई, चलेगा। अब इस टी हाफ की खासियत समझ लो। ये इस टी हाफ की खासियत ये है हाफ लाइफ की, कि इसको इस बात से लेना ही देना नहीं है कि आपने इनिशियल कितना अमाउंट लिया था, कॉन्सेंट्रेट कितना अमाउंट लिया था आपने रिएक्टेंट का। ये फर्स्ट ऑर्डर की सबसे बड़ी खासियत है। ये इंडिपेंडेंट है इस बात से, बिल्कुल बिल्कुल पूजा, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट है। आप अगर मान लीजिए ऐसा हो गया ना कि आपने कोई एक चीज ले लिया, आपने मान लीजिए कोई यूरेनियम का आइसोटोप ले लिया और वो मान लो कि 10 सेकेंड में वो आधा हो जा रहा है। तो आप वहां पे कह सकते हैं कि अगर आपने वो 1 किलो लिया होता या 10 ग्राम का सैंपल लेते या 50 किलो का सैंपल लेते, वो उतने ही देर में आधा होगा। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने इनिशियल अमाउंट कितना लेके रखा है, ठीक है। और ये बात हमें दिमाग में बहुत अच्छे से पता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है इसको, कि जितने न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे अपने पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये अपने पास हाफ लाइफ की कहानी हो गई कि भैया हाफ लाइफ होता क्या है। इसी पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एक ग्राफ दे दिया था, ठीक है, और उस ग्राफ में क्या बोला था कि बताइए टी हाफ का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से रिलेशन दिया था, और बोला था कि भैया जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताइए कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो अपने पास ये कहानी हो गई कि भैया किस तरीके से हाफ लाइफ निकालेंगे। अब इसी हाफ लाइफ वाली कहानी से बोलो, फिर से बोलो। एक बार फिर से सर में लेफ्ट हो गई थी। अच्छा ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाफ लाइफ जो है वो, इसीलिए मैं आराम से धीरे धीरे से बोल रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ जाए, अच्छे से आ जाए। अगर लैग भी हो जाए तो पूछ लेना। तो कहता है कि हाफ लाइफ जो है ये के से इनवर्स प्रोपोर्शन है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी रहा हो रिएक्शन का, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए, अब अपन आगे आते हैं, आगे की कहानी बात करते हैं। हाँ, ये अभी जस्ट बोला था मैंने कि हाफ लाइफ का ग्राफ, टी हाफ का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कैसे चलेगा आर नॉट के साथ। तो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसीलिए होगा क्योंकि भैया ये बदलने वाला नहीं है। चलो, अब यहीं पे देखो, इस कहानी से क्या होता है ना कि हम एक चाहे तो एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसा फॉर्मूला, तो देखो वो इस तरह का फॉर्मूला जो आपके बड़े काम आएगा। आपने फिजिक्स में भी इस फॉर्मूले को देखा होगा। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, दैट इज आर अपॉन आर नॉट इक्वल्स टू, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं ताकि दिक्कत ज्यादा नहीं हो। आर नॉट अपॉन आर मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी। इसको आप सीधे लिख सकते हैं 2 टू द पावर। अब 2 टू द पावर को ध्यान देना क्या लिखा है मैंने, टाइम डिवाइडेड बाई टी हाफ। आप फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं टॉ करके, ठीक है। तो ये बेसिकली यहीं से है डेरिवेशन। कहोगे तो इसका डेरिवेशन समझाऊंगा, वरना इसकी जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो आप चाहो तो आप इस सीधे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर आपको हाफ लाइफ पता है, आपको कितना टाइम पूरे रिएक्शन में दिया गया ये पता है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि आपको कितना फ्रैक्शन जो है वो रिएक्टेंट बचा होगा, या फिर कितना रिएक्टेंट बचा होगा अगर आपको इनिशियल अमाउंट भी दे दिया तो। ये फॉर्मूला क्लियर है क्या? कोई ऐसा इसको लगता है इस फॉर्मूले में दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बताओ। ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगाने में काम आएगा कभी कभी। बाकी तो तुम चाहो तो ऐसे लॉजिकली भी चल सकते हो, चलेगा ये? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको चाहिए कि नहीं डेरिवेशन वेरिएशन चाहिए इस फॉर्मूले का? चलो ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई। अब जरा सा आते हैं क्वेश्चंस पे कि भैया हाफ लाइफ वाले क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। जस्ट अ मिनट में क्वेश्चन निकालो, एक मिनट रुक जाओ। तो इस क्वेश्चन को देखो, मैं एक बार रीडिंग डाल देता हूँ, जिसको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा समझा भी दूंगा। तो कहता है कि द फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ है 14 सेकेंड। बोलता है बताइए कितना टाइम लगेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 1/8 तक रिड्यूस होने में। 1/8 बचे उसके लिए कितना टाइम लगेगा, यही आपको पता करके बताना है। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। हाफ लाइफ है 14 सेकेंड। चाहो तो आप पुराना वाला एलन का फॉर्मूला लगा लो, चाहो तो 2 टू द पावर वाला फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आप आराम से लगा सकते हो वो लगाओ, कोई समस्या नहीं। देखते हैं रुचि। चलो, तो काफी जनता सॉल्व करने लगी है। देखो ये क्वेश्चन तो ऐसा है ना जो बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व हो जाएगा, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यही तो खासियत है कि ऐसे क्वेश्चन सीधे लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं। बढ़िया, चलिए तो काफी जनता सॉल्व कर चुकी है। दैट 42 सेकेंड्स। क्यों भैया? तो हमें दिख रहा है कि 14 सेकेंड का हाफ लाइफ है, मतलब कि अगर हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट लिया तो 14 सेकेंड बाद R0/2, फिर 14 सेकेंड बाद इसका R0/4 बचेगा, फिर 14 सेकेंड बाद इसका R0/8 हो जाएगा। टू टू डिवाइड करते जा रहे हैं, तो कितने हाफ लाइफ निकल रहे हैं? 1, 2 और 3, 3 हाफ लाइफ निकल रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया दैट विल बी 14 × 3। अब 14 × 3 जो आता है वो कर लेना, बात खत्म। दैट इज 42 सेकेंड। डन है मामला? चलेगा। चलो, दूसरा था कि आप फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? जिन लोगों को फॉर्मूला लगाना है इधर देख लो। तो R0/R इक्वल्स टू, अभी जो फॉर्मूला सिखाया था, 2 टू द पावर कितना टाइम दिया हुआ है आपको, तो आपको टाइम पूछा है कितना टाइम लगेगा। हाफ लाइफ आपको कितना दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ आपको चिल्ला चिल्ला के बोला 14 सेकेंड। और R0/R क्या है, तो आपको R0/R की जो वैल्यू है ये पुट करना है R0/8। तो ये जैसे पुट करोगे R0 गया, तो आपके पास आ गया 8 इक्वल्स टू 2 टू द पावर T/14। ठीक है, तो इसका मतलब 8 का मतलब हो गया 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर T/14। अब हमें पता चल गया 3 बराबर T/14 है, तो T बराबर हो गया 14 × 3, दैट इज 42 सेकेंड। डन है क्या? तो दोनों तरीके से बता दिया कि फॉर्मूला आप कैसे लगाइएगा और इस तरह कैसे सॉल्व कीजिए। कोई ऐसा इसको दुख तकलीफ है, आपत्ति विपत्ति हैरानी परेशानी हो तो बताओ। नहीं है? बढ़िया आगे, चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर इसको T इक्वल टू 2.303/K log A0/A से कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमको मजदूरी करने का मन नहीं है तो हम क्यों करें? बाकी बोलो मजदूरी करना है तो बताओ, मैं बताया तो उससे भी सॉल्व करना। सर बता दो, करा। उससे ही बता दो सर। अच्छा, उससे ही बता दो, मतलब बेटा तू चाहती है मैं मजदूरी करूँ? किधर गई? सर मेरा आंसर नहीं आया ना इसलिए। अच्छा, आंसर नहीं आया तो हम चाह रहे हैं मजदूरी करें। चलो ठीक है, मजदूरी कर लेते हैं। चलो ठीक है।
तो बाकी जनता इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपन उस क्वेश्चन पे भी मजदूरी थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने लगा दिया यहाँ पे, सॉल्व करो और ठीक है चलो। बाकी मैं नीचे में सॉल्व कर रहा हूँ, अनिशा ध्यान दो, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं ln r0 बाई r इक्वल्स टू kt। चलिए अपन यहाँ पे लिखते हैं ln r0 बाई r कितना होगा, तो बोला है r जो है वो बचेगा, दैट इज r0 बाई 8। तो क्या मैं यहाँ पे r के जगह r0 बाई, अनिशा ऑडियो ऑन करो बाबू, यस सर। ठीक है। तो इसके जगह r0 बाई 8 पुट करूंगा, r0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ln 8 इक्वल्स टू kt। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ कि क्या मैं k के जगह पे मैं पुट कर लूं ln 2 बाई t हाफ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? k के हमको नहीं यस पता सर। है, हमको पता है हाँ ना कि सर टी हाफ बराबर होता है ln 2 बाई के, ठीक है। तो अच्छा, और ln 8 की जगह हम पुट कर लें ln 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू, हाँ और सर। k की जगह पे ln 2 बाई टी हाफ मल्टीप्लाइड बाई टी, चलेगा क्या? यस सर। चलेगा। और क्या हम बचपन में ये नहीं पढ़े थे कि 2 का पावर 3 है और ln लगा हुआ है, तो 3 आगे में दौड़ के चला आएगा, हाँ सर। आ जाएगा। तो 3 ln 2 इक्वल्स टू ln 2 बाई टी हाफ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 14 सेकेंड। 14 इक्वल्स टू टी, ln 2 और ln 2 दोनों अपने चले गए, हाँ सर आ ठीक है। गया। 14 जा जाके मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 14 इंटू 3, दैट इज 42 सेकेंड। जाने ये यस पिछले सर। वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये मत देखना, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लास्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बोलता है आर से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो गया 1/8 24 सेकंड में, तो बताइए क्या होगा आपके पास रेट कांस्टेंट। इसमें रेट कांस्टेंट पूछ दिया, सॉल्व हो जाएगा। कोई ऐसा इसको लगता है नहीं हो पाएगा तो बताओ, अपन बात करें फिर आगे बढ़े। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पूछिए, और अच्छी बात है कि एलएन का इस्तेमाल आपको नहीं बोला, ln 2 या फिर इसी फॉर्मेट में आपको दिया है तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी ln 2 0.69 होता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। डन है क्या? कोई ऐसा इसको लगता है सॉल्व कराने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो बोलो, सॉल्व कराऊंगा, वरना आगे बढ़ेंगे। तो कोई कुछ नहीं बोला, सब धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऑप्शन नंबर सी आंसर भेजे जा रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि किसी जरूरत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो करो इसको सॉल्व। होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 20% कंप्लीट होता है 10 मिनट में। बताइए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है और कितना टाइम लगेगा 75% कंप्लीट होने में। अच्छी बात क्या है कि ln 5/4 आपको दे दी है। अगर आपको ln की जरूरत पड़े तो कोई बात नहीं, तो उससे फ्री हो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आंसर लेके आ जाना तरीके से। इसको सॉल्व करते रहो। बाकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लास्ट कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं कि एट एनी टाइम टी अगर आपको बोल दे कि रेट क्या है, वो कैसे बताइएगा। इसको कर लोगे ना, ये मुझे बताओ तो फटाफट से, हो जाएगा नहीं होगा? मजदूरी बाद में कर लेना, हो घर पे जाएगा करते सर। रहना। हो हो जाएगा। जाएगा, चलिए। हो ये जाएगा। ठीक है, ये मजदूरी घर पे कर लेना। लास्ट अपन फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो बोलता है एट एनी टाइम टी बताइए कि रेट अगर आपको बोल दिया निकालने का फर्स्ट ऑर्डर का, तो आप कैसे निकालिएगा। बड़ा आसान सा कहानी है। तो बोलता है एट एनी टाइम टी रेट फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा। चलो, तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट अगर हमसे बोला है तो हम रेट लॉ लिख लेते हैं। हमें पता है कि भैया dr/dt माइनस लगा के इक्वल्स टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r एट एनी टाइम t।
चलो, और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या है एट टाइम टी, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कहाँ देख चुके हैं, तो याद करो हमने देखा था कि आर नॉट बाई आर इक्वल टू था ई टू द पावर के टी। तो हम यहाँ आर बराबर नहीं बोल सकते हैं, इस भाई साहब को उधर इधर पटको, इसको इधर पटको, तो हम यहाँ बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू आर नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ये नीचे के टी ऊपर चला जाएगा, माइनस के टी हो जाएगा। तो हम यहाँ बड़े प्यार से बोल सकते हैं इस आर के बराबर हो जाएगा, दैट इज आर नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, ई टू द पावर माइनस के टी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से सीधे सीधे अपने पास ये फॉर्मूला एक तरीके से फॉर्मूला बन के आ जाता है, दैट एनी टाइम टी rate will be equals to k into r naught into e to the power minus kt। अब किसी टाइम पे अगर आपको बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर का कि रेट बताओ, और अगर आपको मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, के दिया है, आपको टाइम दे दिया है, तो आप सीधे उस टाइम पे बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। चलेगा क्या ये? ठीक है, चलो। सो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को देखो और फटाफट से मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नहीं होगा, और फिर अपन आज की सभा यहीं विराम लगा देंगे। ठीक है, चलो जस्ट अ मिनट। तो 2012 का ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा हिंट करता हूँ, कल के भी नहीं मिले नोट्स, तो कल का भेज दिया था अंजलि, नोट्स तो बाबू रात को ही भेज दिया मैंने, और सारे ग्रुप में भेज दिया था। नोट्स आ गया था ना, मुझे बता दो फटाफट से, कोई नोट्स आया था नहीं आया था? आ गया था ना, आया था ठीक है, सर। आ गया था, ठीक है। ये बताइए रिएक्शन ये वाला सॉल्व हो जाएगा? देखो हो फर्स्ट ऑर्डर जाएगा दिया सर। हुआ है जीरो, मैं हिंट करता हूँ घर पे ट्राई कर, 0.1 से 0.025 गया है, मतलब 2 हाफ लाइफ निकला है, 2 हाफ लाइफ में 40 मिनट लगा, मतलब हमें पता चल गया कि हाफ लाइफ कितना है। हाफ लाइफ पता चल गया तो हमें पता चल गया कि के कितना है। और अगर हमको के पता है और बोलता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन 0.01 था तो बताओ रेट क्या होगा, तो हम नहीं बता लेंगे क्या होगा। के पता चल गया, के इंटू एट टाइम कॉन्सेंट्रेशन, बात खत्म, कोई मेहनत ही नहीं करना। हो जाएगा ये, जो भी सॉल्व होके आएगा मैं उस पर नहीं जा रहा, हो जाएगा नहीं होगा बस मुझे ये बता। हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। चलिए बढ़िया। हाँ, आकाश देखना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो अभी की सभा बिल्कुल बिल्कुल आकाश अगले क्लास में बात कर लेंगे, देख लेंगे क्या है इसका, वैल्यू चेक करना पड़ेगा। सर तो जो अगले रेट में क्लास में होगा, अपन जो रेट निकालेंगे सर उसमें कॉन्सेंट्रेशन 0.1 डालेंगे या 0.025? आपको जब बताओ रेट क्या लिखोगे, के इंटू एट एनी टाइम कॉन्सेंट्रेशन, जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन होता है उस टाइम कि 0.01 जब है कॉन्सेंट्रेशन तब बनाओ, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो 0.01 ही होगा, बस आपको के की वैल्यू के लिए मारामारी करना है। और के की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो 2 हाफ लाइफ यूज है, 2 हाफ लाइफ हाँ का सर। इस्तेमाल हुआ, तो हाफ लाइफ पता चल गया, हाफ लाइफ पता चल गया तो के पता चल गया। डन है अंजलि? सारे यस ग्रुप में सर। आता है, जेई वाले नीट वाले में, हाँ सारे ग्रुप में भेजता हूँ, फिर भी मैं कर दूंगा उसको वेरी चलो ठीक है, ओके ठीक है। तो अभी की सभा यही राम लगाते हैं, अगले क्लास में फिर आई कहानी कंटिन्यू करेंगे। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, बाय बाय।